नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। चलिए, अब निर्भया की जस्टिस की लड़ाई तो अब सीबीआई देख रही है। अब सीबीआई अपने तरीके से उस मामले के अनुसंधान करेंगी, लेकिन इस पूरे जस्टिस फॉर निर्भया के अभियान के दौरान आज हम बात बिहार के डीजीपी विनय कुमार की भूमिका की करने जा रहे हैं। ये चर्चा जरूरी है क्योंकि एक ऐसा पदाधिकारी जो अपने पूरे सर्विस पीरियड में कभी दबाव महसूस नहीं किया, कभी किसी का दबाव स्वीकार नहीं किया, वो आदमी एक छोटी सी घटना में इतना कमजोर कैसे हो गया। मेरा 20 वर्षों पुराना रिश्ता है और उन रिश्तों के सहारे कई मौके पर हम लोग एक बड़े बड़े मामले के खुलासे को लेकर सूचनाएं एक्सचेंज करते रहे। कई मामलों में जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो हमसे जुड़े हैं, जो बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर करते रहते हैं, इस देश में या दुनिया में कहीं भी मीडिया इस तरीके से काम करती रही है। हाँ, ये अलग बात है कि ये पीढ़ी 2014 के बाद का जो उदंड पीढ़ी है, जिसको मीडिया का कोई मतलब समझ में नहीं आता है, वो भले इस तरीके की खबर न देखने के वो आदी रहा है, न इस तरीके से भी खबरें होती है इसकी समझ रही है। बोफोर्स हो, बिहार में बॉबी हत्याकांड हो, गौतम शिल्पी हत्याकांड हो, चारा घोटाला हो, मुजफ्फरपुर बालिका कांड हो, नवरूणा कांड हो, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, सृजन घोटाला हो। इस तरीके के घोटाले, हत्या और सनसनीखेज घटनाओं का उद्भेदन मीडिया के द्वारा हुआ है, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले का भी। और मीडिया हर दौर में पुलिस के साथ पैरेलल रिसर्च करते हुए भी दिखा है और रिसर्च के सहारे स्टोरी भी करते रहे, इसलिए कोई नई बात नहीं है। हमारे स्टोरी से जो लोगों को असहजता महसूस हो रही है वो इसलिए कि इस दौर में उस तरीके का मीडिया खबरें नहीं कर रही है, क्योंकि अब चीज़ें बदल गई हैं। नहीं तो अगर मीडिया अपने पुराने रंग में आ जाए तो बड़े बड़े मियाँ का जो है ना पसीना छूट जाता है। खैर, वैसे इस दौर में मैंने इस तरीके की रिपोर्टिंग जारी रखी है। अपने तरीके से इस रिपोर्टिंग में काम भी करते रहे हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गिरी हो, चाहे कई और मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर हम काम किए हैं इस तरीके से, चाहे ये निर्भया का ही मामला क्यों ना हो। जितनी गालियाँ, जान से मारने की धमकी कोई नई बात नहीं है। इस तरीके की रिपोर्टिंग करने में सभी तरह के खतरे मोल लेने पड़ते हैं। इसके बावजूद भी हम खबर पर बने रहें और खबर आप तक पहुंचाते रहें कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नई नई बातें आ रही हैं और उसका मतलब क्या है। आज देखिए संतोष जी कुछ और चला रहे हैं, कल देखिए कुछ और चलाए थे। अरे भाई, अनुसंधान के समय के दौरान कि जब कोई घटना घटती है, कोई भगवान नहीं है ना। नई नई चीज़ें जुड़ती रहती है, रोजाना जुड़ती रहती है, नए नए फैक्ट सामने आते रहते हैं। उस फैक्ट का मतलब क्या है, ये विश्लेषण होता रहता है। तब तो लोग एक कंक्लूजन पर पहुंचता है, तब तो अपराधियों के पास पुलिस पहुंचती है। तो मीडिया का भी काम करने का तरीका यही है। लेकिन आज हम अपने डीजीपी विनय कुमार की करने जा रहे हैं। विनय कुमार से मेरा रिश्ता 20 वर्षों का है, उससे भी ज़्यादा समय से। और बिहार के कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके कामकाज की शैली को हम सैल्यूट करते हैं, उसमें विनय कुमार भी हैं। अपने पूरी ज़िंदगी में की कमाई से एक पटना में घर भी नहीं बनाया है। इनकी ईमानदारी इतना दूर तलक हम समझते हैं कि कितने ईमानदार रहे हैं। एक से एक घटना का इन्होंने उद्भेदन किया है और उस उद्भेदन के दौरान कई मौके पर हम लोगों का साथ इन्वेस्टिगेशन भी चला है, सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता रहा है। चाहे गया में वो डॉक्टर का अपहरण का मामला हो, पति पत्नी दंपत्ति का अपहरण का मामला हो, चाहे पटना में रेलवे ट्रैक पर एक बड़े व्यापारी के दुर्घटना में मौत का मामला हो। बहुत सारी ऐसे मामले आए हैं जिस मामलों में हम लोग एक दूसरे से साथ में सूचनाओं का एक्सचेंज करते रहे। इस मामले में भी रात के 2 बजे हो या सुबह के 4 बजे,
बस हम लोग यही चाहते थे कि निर्भया को न्याय मिले। और थोड़ा निष्ठुर होकर परिवार से सवाल इसलिए कर रहे थे कि परिवार की भूमिका पहले दिन से हमें संदिग्ध लग रहा था, और यही निष्ठुरता अगर विनय कुमार दिखाए रहते तो इस मामले का कब का उद्भेदन हो गया रहता, जो गुनाहगार है वो जेल में होता। हमें ये आश्चर्य लगता है कि विनय कुमार जैसा अनुभवी पुलिस पदाधिकारी कैसे मतलब इस दबाव को झेल नहीं पाए, जबकि सेम फुटेज पर अगर आप करिए तो जिस तरीके से पुलिसिंग में वो दबाव झेल रहे थे, हम मीडिया के फुटेज पर दबाव झेल रहे थे, लगातार हम पर आक्रमण हो रहा था, फिर भी हम अपने स्टैंड पर बने हुए थे ना, उसको लेकर हम बात आगे बढ़ा रहे थे ना। लेकिन विनय कुमार कमजोर पड़ गए। एक एक ऐसे ऐसे एविडेंस हम बार बार 8 दिन से कह रहे थे लोगों से कि भाई मधुबनी की घटना में एक बाप, एक लाश बरामद हुआ लड़की का, उसकी बेटी गुम थी, किसी लड़के के साथ भाग गई थी, वो पहचान ली कि ये मेरी बेटी है। और उसके बाद जो मधुबनी में कलेक्ट्रेट से लेके जो तोड़ फोड़ हुआ, आगजनी हुई, गोली चली, 6 लोगों को गोली लग गया, उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम अभियानंद जी को कहे थे कि सर लड़की इसकी नहीं हो सकती है, मधुबनी के चाल चेहरा को सर हम जानते हैं, जरूर कुछ न कुछ साजिश। और यही बात पिछले 10 दिनों से इस केस में लगे हुए अधिकारियों को हम कह रहे थे कि आप वहां पहुंचिए जहां हमें साजिश की बू दिखाई दे रही है। अंडरगारमेंट्स, पोस्टमार्टम, बाकी जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में इस पूरे मामले में पूरा भूमियार का जो समझदार कहिए या यहाँ जो रसूख वाले तबका है, वो इस मामले में, अब मान लीजिए कि लड़की बच जाती, सुसाइड का केस हो जाता, तो फिर अब समझ ही सकते हैं उसको जेल जाना पड़ता। तो वो ना हो इसकी कोशिश करते हुए दिखे हैं, इसका पूरा एविडेंस है, व्हाट्सएप मैसेज से लेके सारे तरह के। लेकिन 9 तारीख के बाद, मतलब 6 को घटना घटी है और 9 तारीख के बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलनी शुरू हुई है। फिर माँ पिता का बयान हर दूसरे दिन बदलते हुए दिखा। कपड़ा नहीं दिया, हमारी बेटी डायरी नहीं लिखती थी, हमारी बेटी पिछले बार जो है सो डेंटल में पास कर गई थी, क्या क्या नहीं चलाया जा रहा था, क्या क्या नहीं कहा जा रहा था। और उसमें एक मुलाकात में ही हमें लग गया कि नहीं, माँ पिता कुछ छुपा रहे हैं, उससे हमको ज्यादती दुश्मनी थोड़ी है। लेकिन आज भी हम कहते हैं कि अगर माँ पिता पुलिस को सहयोग की रहता, इस घटना का उद्भेदन हो गया रहता। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इन तमाम चीजों को जानते हुए भी आज भूमियार का एक भी विधायक, सांसद, मंत्री क्यों नहीं निर्भया के पक्ष में सड़क पर उतर रहा है? क्योंकि वो सारे के सारे विनय कुमार से जाकर मिल चुके हैं। वो विनय कुमार पूरी एविडेंस उसके सामने रख चुके हैं। सबका जवान बंद है, चाहे वो आशुतोष हो जो भूमियार का नेता है, चाहे कोई भी हो, वो एविडेंस चिक चिक कर बोल रहा है, डायरी पढ़ाया जा रहा है सब। लेकिन ये सारी चीजें जो इंडिविजुअली विनय कुमार जो पढ़ाते हुए दिखाते रहे, उसको सार्वजनिक करने से क्यों बचे, ये हमें हैरान करने वाली बात है। क्यों उन्हें सार्वजनिक नहीं किया? और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराया गया बड़ी मुश्किल से, बहुत दबाव में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मेरी भूमिका है, बात समझ लीजिए। हम भी लगातार गाली सुने थे, तो हम कह रहे थे कि अब हम गाली नहीं सुनेंगे, कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में पुलिस को भी रखना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे भगौरा जैसा किया गया और संदेह बढ़ गया। फिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी, एक और संदेह बढ़ गया। तो आप संदेह पर संदेह बढ़ाते चले गए। लेकिन केस का जो फैक्ट था, उस फैक्ट पर कार्रवाई करने से आप बचते रहे कि विक्टिम है, उसके परिवार को देख रहे हैं कितना जोर से सब हल्ला हल्ला करने लगता है। अरे हल्ला करने लगता है? आरुषि के मामले में माँ पिताजी जेल गए ना, हल्ला करने से क्या मतलब है? अगर उसके परिवार के लोग जिम्मेवार हैं तो आपको मजबूती से स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन बड़ी कमजोर हो गए और हमें आश्चर्य लगा। हो सकता है कि पहली बार कोई किसी अब आवास पर बुलाए दिखाने के लिए, जैसे तमाम भूमियार नेताओं को दिखाए, एगो जो जहानाबाद में रिटायर्ड डीजी है उसको भी दिखाए, सोचे कि परिवार को भी दिखा देते हैं कि देख लीजिए आपकी बेटी
कि घटनाक्रम क्या है सो, तो लीजिए उल्टे जो है सो उन पर पैसा लेने का आरोप, केस को गवाही बदलने का आरोप, क्या क्या आरोप लगा दिए। विनय कुमार कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि भाई जिनको हम तो गोतियारों को लेकर बुला लिए। यही कहीं न कहीं इस केस की कड़ी को कमजोर किया। होता है ना कि आप कितना बड़ा डॉक्टर आप क्यों ना हो, अपने बेटा बेटी का आप ऑपरेशन या इलाज नहीं करते हैं, क्या हो? क्योंकि उस पर इमोशन आपका भारी हो जाता है। तो पूरे प्रकरण में, नीट छात्रा के पूरे प्रकरण में विनय कुमार जी पर लगा जैसे जात का इमोशन भारी हो गया। मतलब होता ही है, सब लोगों का दबाव, और इतना लाचार और विवश तो कभी हम आज तक विनय कुमार को देखे ही नहीं। जबकि एक से एक मुकदमा में उनके कॉन्फिडेंस लेवल को हमने देखा है, बड़े से बड़े पैरवी को वो नजरअंदाज करते हुए दिखे, बड़े से बड़े पैरवी पर। एक केस में तो हम खुद थे जो उनको सारा एविडेंस उपलब्ध करा रहे थे, और उस मामले में समझ जाइए कि देश का एक बड़ा तबका पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन इन्होंने जस्टिस किया। उस केस की हम चर्चा नहीं करेंगे, जस्टिस इन्होंने किया। तो एक जस्टिस करने वाला पदाधिकारी इतना कमजोर और लाचार हो सकता है, ये मुझे हैरान कर दिया भाई, हैरान करने वाली बात। आज हम गाली भी सुन रहे हैं, आज हमको धमकी भी दी जा रही है, हमारी माँ बहन बेटी सबको गाली लोग दे रहे हैं, फिर भी हम बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं कि मुझे इस बात को लेकर फक्र है कि सामने वाला जो अधिकारी है ना, वो ईमानदार है और पूरी ईमानदारी से अनुसंधान करवा रहा है, एक एक बिंदु पर अनुसंधान करा रहा है। समस्या एक ही है कि वो आदमी मोह माया जाल में फंस गए, जिस वजह से निर्भया को न्याय नहीं मिल सका। आज वो मोह माया जो कल पटना पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया है, वो एक सप्ताह पहले अगर इस्तेमाल किए रहता तो केस का सब कुछ खुल गया रहता, केस के एक एक अपराधी साजिश करता बेऊर जेल में रहता, लेकिन बहुत देर कर दिया साहब ने। इसलिए ये हैरान करने वाली बात है, एक इतना मजबूत कॉन्फिडेंस वाला आदमी कैसे लाचार विवश, सोच नहीं सकते। मतलब इस तरीके से बेचारगी हमने कभी नहीं देखा इस अधिकारी के। भाई क्या नहीं किया, सूरज भान को इसने सजा दिलवाई है। एसपीडी ट्रायल और एसपीडी अपील का जो आप दहशत देख रहे हैं ना, वो दहशत का दूसरा नाम विनय कुमार है। पहला नाम अगर अभयानंद है तो दूसरा नाम विनय कुमार है। और नीतीश कुमार अपने पूरे कार्यकाल में इनको सीआईडी में बैठाए रखे, और महत्वपूर्ण कांडों का जांच कैसे हो सकता। सीआईडी जो माना गया था कब ये खत्म है, उस सीआईडी को इन्होंने सीबीआई बना दिया था। लेकिन एक छोटी सी घटना, साधारण सी घटना ने इस आदमी के सारे जीवन में किए गए कामों को, कह सकते हैं कि एकदम हासी लोग, मतलब जो क्या क्या नहीं किए थे, सब सारी किए दिए पर पानी फिर गया। बस पता नहीं किस बात का दबाव इन पर था। मतलब केस के एक्यूज का दबाव नहीं था। एक्यूज तो कितना भी बड़ा रहता, विनय कुमार तो खींचने में माहिर रहे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या परिस्थिति ऐसी आई कि ये सिलेंडर बोल गया। हम कह सकते हैं कि विनय कुमार ने इस केस में सिलेंडर बोल दिया, और यही वजह रही कि 1 महीने बाद भी केस क्रैक नहीं हो पाया। अब देखिए सीबीआई क्या करती है। कि एक बात तो तय है कि यह केस विनय कुमार के पुलिसिंग या पुलिस का जो कैरियर रहा है, उसमें एक बददुआ दाग तो जरूर छोड़ गया है।